तो जी आज हम देखेंगे फ्लैशबैक टेक्नोलॉजीज। थ्रू फ्लैशबैक टेक्नोलॉजीज वी कैन रिकवर द लॉजिकल एरर्स, we can revert the transactions, and we can restore the tables to a particular point in time, और पूरी की पूरी डेटाबेस को भी फ्लैशबैक के थ्रू एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे रिवर्ट किया जा सकता है। सो फ्लैशबैक टेक्नोलॉजीज टेक्स very less time as compared to traditional backup and recovery methods. So अगर आपको एक बैकअप रीस्टोर पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म करनी पड़ जाए थ्रू फुल बैकअप एंड द आर्काइव्स और इंक्रीमेंटल बैकअप के थ्रू, तो वो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। सो फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बगैर कोई बैकअप रीस्टोर किए हुए अनडू में या फ्लैशबैक लॉग्स में जो डाटा अवेलेबल होता है उसके थ्रू आप जस्ट जो पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं वो रिवर्ट कर सकते हैं, तो आपको पूरा बैकअप रीस्टोर नहीं करना पड़ता। So enables you to view good data as of a past point in time, rewinding data changes, minimizing the time it takes to correct an error. So flashback is easy to use and includes simple commands, no complex procedures. So it is out of the box available. Most of the जो flashback की technologies हैं वो out of the box available हैं, आपको कोई configuration नहीं करनी पड़ेगी। So these are the technologies available for error analysis. We have flashback query. सो हम कमिटेड डाटा देख सकते हैं बिफोर कमिट। आपका जो ओल्ड डाटा है वो आपके पास अनडू टेबल स्पेस के अंदर अगर अवेलेबल है तो वो डाटा आप व्यू कर सकते हैं। फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी के थ्रू आप यू कैन सी द चेंजेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम्स कि एक रो के ऊपर कितनी दफा कोई डाटा चेंज हुआ, दैट यू कैन व्यू थ्रू फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी। देन फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन क्यूरी के थ्रू आप एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिवर्ट कर सकते हैं। देन आपके पास फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन बैकआउट है, फ्लैशबैक टेबल है, फ्लैशबैक ड्रॉप है एंड फ्लैशबैक डेटाबेस है। सो दीज आर डिफरेंट फ्लैशबैक टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। सो देखते हैं ये फ्लैशबैक टेक्नोलॉजीज रिलाई किस चीज पे करती हैं। अगर आप फ्लैशबैक डेटाबेस का ऑप्शन यूज करते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन फ्लैशबैक लॉग्स। सो आपको डेटाबेस लेवल पे फ्लैशबैक मोड ऑन करना पड़ेगा। सो अगर आपका कोई टेबल ट्रंकेट हो गया या बहुत सारे एक डेटाबेस के बहुत सारे एरियाज में या एक एप्लीकेशन के बहुत सारे टेबल्स में आपका डाटा चेंज हुआ, तो आप पूरी पूरी डेटाबेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे रीस्टोर कर सकते हैं। एंड नॉर्मली ये ऐसा किया जाता है जब हम पैचिंग कर रहे हो डेटाबेस के ऊपर या मेजर अपग्रेड्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस केस में फ्लैशबैक डेटाबेस का ऑप्शन हम यूज कर लेते हैं। टेबल लेवल पे अगर आप देखें तो फ्लैशबैक ड्रॉप टेबल है, ये रिसाइकल बिन के ऊपर रिलाई करता है। बाय डिफॉल्ट आपकी डेटाबेस में रिसाइकल बिन ऑन होता है और आप ड्रॉप टेबल को रिवर्ट कर सकते हैं, वापस रिकवर कर सकते हैं बगैर बैकअप रीस्टोर किए हुए। सो एज लॉन्ग एज दैट टेबल इज अवेलेबल इन द रिसाइकल बिन। देन आपके पास फ्लैशबैक टेबल है जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर टेबल को एक पॉइंट इन टाइम पे रीस्टोर कर सकते हैं। टेबल इज अवेलेबल, उसमें वो गलत डाटा इंसर्ट हो गया या गलत डाटा डिलीट हो गया, कमिट हो गया, तो आप पूरे टेबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे रिवर्ट कर दें, तो वो सारी जो उस पर्टिकुलर टाइम्स के बाद की जितनी चेंजेस हैं वो उस टेबल्स के ऊपर से ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाएंगी। फ्लैशबैक क्यूरी के थ्रू आप डाटा देख सकते हैं, प्रीवियस डाटा, यू कैन व्यू द प्रीवियस डाटा। नॉर्मली जब आप डाटा चेंज करके कमिट कर लेते हैं तो प्रीवियस डाटा आपको फिर अवेलेबल नहीं रहता, आप यू कैन नॉट व्यू द प्रीवियस डाटा। लेकिन फ्लैशबैक क्यूरी के थ्रू यू कैन सी द प्रीवियस डाटा दैट इज अवेलेबल इन द अनडू टेबल स्पेस। सो फ्लैशबैक टेबल एंड फ्लैशबैक क्यूरी ये दोनों अनडू के ऊपर रिलाई करती हैं। फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी भी अनडू के ऊपर रिलाई करती है, कंपेयर्स वर्जन ऑफ रो बिटवीन टू डिफरेंट टाइम्स और बिटवीन टू डिफरेंट एससीएन्स। एंड देन फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन अनडू और आर्काइव्स दोनों के ऊपर, रीडू दोनों के ऊपर ये रिलाई करता है। सो मोस्ट ऑफ द फ्लैशबैक टेक्नोलॉजीज जो है वो अनडू के ऊपर रिलाई करती हैं। सो अनडू में जितनी देर तक आपके पास डाटा अवेलेबल रहेगा आप इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू वो डाटा व्यू कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग योर डेटाबेस फॉर फ्लैशबैक, क्रिएट एन अनडू टेबल स्पेस एंड इनेबल ऑटोमेटिक अनडू मैनेजमेंट जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है। कॉन्फ़िगर अनडू रिटेंशन, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी अनडू रिटेंशन कितनी है। सो अनडू रिटेंशन मीन्स के डाटा कमिट के बाद कितनी देर तक अनडू टेबल स्पेस में रहेगा। सो नॉर्मली ये सेट किया जाता है लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी के हिसाब से। लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी के हिसाब से सेट किया जाता है कि आपकी डेटाबेस में लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी
कितना टाइम लेती है, उस हिसाब से अंडू रिटेंशन सेट करते थे पहले। लेकिन अब आप अंडू रिटेंशन सेट करते हैं, फ्लैशबैक को भी आप कंसिडर करते हैं कि आप कितनी देर तक आप चाहते हैं कि कोई अगर अनवांटेड चेंज डेटाबेस के अंदर हो जाए तो आप उसको रिवर्ट कर सके। तो आप फ्लैशबैक के ऑप्शन के लिए भी undo retention कॉन्फ़िगर करेंगे। सो इफ यू कॉन्फ़िगर द undo retention फॉर 1 डे, सो एक दिन का डाटा आपके undo टेबल स्पेस में रहेगा और एक दिन के बाद वो फिर वहां से पर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन उस केस में फिर आपको स्पेस ज्यादा चाहिए होगी undo टेबल स्पेस में। सो परफॉर्मेंस का ओवरहेड नहीं है, लेकिन स्पेस का इशू है। सो undo retention, बाय डिफॉल्ट undo retention नो गारंटी होती है। मींस के अगर undo टेबल स्पेस पे स्पेस का प्रेशर आएगा तो वो डाटा भी एज आउट कर दिया जाता है undo टेबल स्पेस में से, जिसकी रिटेंशन भी पूरी नहीं हुई। लेट्स से आपने एक डाटा चेंज किया और आपकी undo रिटेंशन 15 मिनट्स है, और आपने चेंज करने के बाद वो डाटा कमिट किया और कमिट किए हुए आपको लेट्स से 5 मिनट्स हुए हमें, और undo टेबल स्पेस पे स्पेस का प्रेशर आता है, कोई नई डीएमएल डीडीएल स्टेटमेंट चलती हैं और उनको undo टेबल स्पेस के अंदर स्पेस चाहिए। सो इस केस में सबसे पहले तो ओरेकल वो देखेगा कि कौन सा डाटा जिसकी रिटेंशन पूरी हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, उस डाटा को एज आउट कर देगा undo टेबल स्पेस में से। और फिर भी अगर सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं होती तो फिर ऐसा डाटा भी एज आउट कर दिया जाएगा undo टेबल स्पेस में से जिसकी रिटेंशन अभी पूरी नहीं हुई। सो बाय डिफॉल्ट undo टेबल स्पेस की रिटेंशन नो गारंटी होती है, आपको उसकी रिटेंशन गारंटी कन्फिगर करनी पड़ेगी सो दैट कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के अंदर फ्लैशबैक की टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकें। सो अगर आपने रिटेंशन गारंटी कर दी तो फिर उस केस में ट्रांजैक्शंस दैट जनरेट मोर undo देन व्हाट देयर इज स्पेस फॉर विल फेल। सो इस केस में आपकी ट्रांजैक्शंस फेल हो जाएंगी। बाय डिफॉल्ट आपकी ट्रांजैक्शंस की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, आपकी क्यूरीज की प्रेसिडेंस कम होती है। तो आप इस केस में ट्रांजैक्शंस को अगर स्पेस नहीं मिलेगी undo टेबल स्पेस में तो फिर ऐसा डाटा एज आउट नहीं कर सकेंगी जिनकी रिटेंशन अभी एक्सपायर नहीं हुई, और वो ट्रांजैक्शन फिर अल्टीमेटली फेल हो जाएंगी अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होती। जी देखिए, ट्रांजैक्शन लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी पे इसलिए डिपेंड करती है कि लेट्स से आपने एक पर्टिकुलर यूजर ने एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट की एट 9 o'clock, यूजर 1 है, उसने एक ट्रांजैक्शन अपडेट की स्टेटमेंट चलाई एंड undo रिटेंशन अज्यूम करते हैं 15 मिनट्स है। सो 9:05 पे उसकी वो अपडेट की स्टेटमेंट कंप्लीट हुई, उसने कमिट कर दिया, और लेट्स से 9:02 पे एक यूजर 2 है, उसने एक स्टेटमेंट चलाई, सिलेक्ट की स्टेटमेंट चलाई, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट टेबल्स इन्वॉल्व थे। उसमें वो टेबल भी था ये जो यूजर 1 अपडेट कर रहा था, लेट्स से वो T10 टेबल था। सो अब ये जो रिटेंशन है, अब ये जो डाटा अपडेट हुआ है ये एक्सपायर हो जाएगा जाके 9:20 पे, ठीक है, 9:20 पे वो डाटा जाके एक्सपायर हो जाएगा। सो लेट्स से अब ये सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। अब जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट हिट की ना डेटाबेस को, इसका एग्जीक्यूशन प्लान बन जाएगा कि उसने डाटा कहां से लेके आना, किस SCN के हिसाब से डाटा लेके। जब क्यूरी हिट करती है तो उस हिसाब से उस SCN का डाटा उसको दिखाया जाता है। उसके बाद बेशक डाटा चेंज होकर कमिट हो जाए, वो कमिटेड डाटा उसको नहीं दिखाया जाएगा। सो जब क्यूरी रन की उस पर्टिकुलर SCN के हिसाब से उसको डाटा दिखाना है। लेट्स से क्यूरी एग्जीक्यूट हुई और 9:25 पे जाके उसने उस टेबल T10 टेबल में से डाटा स्कैन किया जो इस क्यूरी के अंदर था। बाकी वो सारे टेबल स्कैन हो रहे थे, बड़े टेबल से। 9:25 पे उसने वो डाटा स्कैन किया। सो 9:25 पे जब वो undo में जाएगा तो undo में वो डाटा एक्सपायर हो चुका होगा, डाटा अवेलेबल नहीं होगा। इस क्यूरी को एरर आ जाएगा स्नैपशॉट टू ओल्ड का, और ये क्यूरी फेल हो जाएगी। सो नॉर्मली आप इस तरीके से रखते हैं कि आपकी लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी जितना टाइम लेती है, undo रिटेंशन आप उतनी रखते हैं सो दैट कि वो क्यूरीज को स्नैपशॉट टू ओल्ड के एरर ना। लेट्स से आप डाटा एक्सट्रैक्शन करते हैं, नॉर्मली क्यूरीज के थ्रू हम करते हैं, CSV फाइल में स्टोर करते हैं डाटा, और डाटा वेयर हाउस में हम फिर वो हमने लोड करना होता है। तो लेट्स से बड़े टेबल्स के ऊपर हमारे केस में 8-10 घंटे लगते हैं, पूरी एक रात लगती है जिसमें वो डाटा एक्सट्रैक्शन होती है, फिर वो डाटा वेयर हाउस में डाटा जाना होता है, वो वहां पे लोडिंग होती है, और फिर वो रिपोर्ट जनरेट होती है और मैनेजमेंट को जाती है। सो लेट्स से 10 घंटे की आपकी वो विंडो है जिसमें डाटा एक्सट्रैक्शन होती है। 8 घंटे चलने के बाद वो क्यूरी को एरर आ जाता है
तो फिर आपको ऑल टुगेदर वो क्यूरी दोबारा से एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, वो इतना टाइम लेगी, तो वो SLA आपका मीट नहीं हो सकेगा। तो आपको ये चीजें फिर अकॉर्डिंगली सेट करनी पड़ती हैं। जी, इसमें और बहुत सारे टेबल्स थे, लेट से अज्यूम करते हैं और बहुत सारे टेबल्स थे, और उसने बाकी सारे टेबल स्कैन किए, और ये जो पर्टिकुलर टेबल है T10, ये इसने स्कैन किया जाके 925 पे, ठीक है। तो 925 पे जाके स्कैन करेगा, तो अब इसको इस पर्टिकुलर क्यूरी को जो डाटा दिखाया जाएगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के हिसाब से दिखाया जाएगा, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम में अगर आप देखें तो ये डाटा उस वक्त चेंज हो रहा था, तो इट मींस इसको फिर ये कमिटेड डाटा नहीं दिखाया जाएगा, इसको ओल्ड डाटा दिखाया जाएगा, दैट इज इन द अनडू टेबल स्पेस। लेकिन अनडू टेबल स्पेस में वो इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे वो एक्सपायर हो चुका हुआ है, एज आउट हो चुका हुआ है। अब जब वो क्यूरी अनडू टेबल स्पेस में जाएगी डाटा रीड करने, उसको एरर आ जाएगा, उसको डाटा नहीं मिलेगा, वो क्यूरी एरर आउट हो जाएगी। जी जी, देखें आपने एक डाटा चेंज किया, डाटा जाएगा अनडू टेबल स्पेस में। अब अगर कोई और यूजर डाटा क्यूरी करता है, आप देखें, आप बेशक ये सिलेक्ट स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट की, इसके बाद ये डाटा कमिट हो गया। अब इस यूजर को ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट चली है, इसको ये कमिटेड डाटा नहीं दिखाया जाएगा। लेट्स से इस पर्टिकुलर टेबल में अज्यूम करते हैं कि एक सैलरी थी 5000, और उसने सैलरी अपडेट की और उसको सैलरी को कर दिया 10,000। अब ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट चलेगी, इसको वैल्यू 5000 नहीं दिखाई जाएगी, 10,000 नहीं दिखाई जाएगी। बेशक ये कमिट हो गया इसकी क्यूरी की एग्जीक्यूशन के दौरान, लेकिन उसको कमिटेड डाटा नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि जब क्यूरी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, जब क्यूरी डेटाबेस को हिट किया क्यूरी ने, तो उस वक्त वो वैल्यू अपडेट हो रही थी, उस वक्त वो कमिटेड नहीं थी। तो इस केस में उसको 5000 वैल्यू दिखाई जाएगी। अब ये जो 5000 वैल्यू है, ये अनडू में पड़ी हुई है, ओल्ड वैल्यू इज स्टोर्ड इनटू अनडू टेबल स्पेस, ठीक है। 5000 अनडू में है और नई वैल्यू अभी डेटाबेस के अंदर है, टेबल में भी है, बफर कैशे में भी अवेलेबल है। सो अब ये अनडू में एक्सपायर हो जाएगी जाके। लेट्स से अनडू रिटेंशन आपकी 15 मिनट्स है, आपने 9:05 पे उस यूजर ने कमिट किया, तो 9:05 के बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स तक वो डाटा अनडू में रहेगा, मींस कि 5000 वैल्यू अनडू में रहेगी। 9:20 पे वो अनडू में जाके एक्सपायर हो जाती है। अब ये जो क्यूरी है, सेकंड क्यूरी है, वो 9:20 के बाद जाके वो उस पर्टिकुलर टेबल में से डाटा स्कैन करती है। अगर उस केस में क्या होगा, उस टेबल में उसको डाटा 5000 वैल्यू नहीं मिलेगी, उसको तो 10,000 मिलेगी, लेकिन वो 10,000 नहीं शो कर सकता, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के हिसाब से वैल्यू नहीं थी। तो वो उस केस में अनडू में जाएगा, अनडू में वो डाटा नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगा उसको, ठीक। स्नैपशॉट टू ओल्ड का एरर आएगा। आपको अनडू रिटेंशन आपकी कम है, अनडू रिटेंशन आपको इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन जब एज आउट हो गया आपका, जी, लेकिन जब आपका एक डाटा एक्सपायर हो गया फ्रॉम अनडू टेबल स्पेस, तो वो बफर कैशे में से भी एक्सपायर हो जाएगा। फैच देखें, वो तो जो बफर कैशे के अंदर जो इस वक्त करंट पड़ा हुआ है, वो तो हो गया है, चेंज हो गया। देखिए, मल्टीपल कॉपीज उस वक्त जब वो अनडू में से उसको मिल जाए और अनडू में से रीड करके मेमोरी मिलेगा, ठीक है। वो मल्टीपल कॉपीज इस तरह तो नहीं होती। देखें, आप एक ब्लॉक आया, वो ब्लॉक चेंज हो जाता है, उस पर्टिकुलर उसकी कॉपी अनडू में जाती है। अब अगर उस दौरान अनडू में अगर अवेलेबल है और कोई यूजर क्यूरी कर लेता है उसको, तो फिर वो अब आपके बफर कैशे में 2 उसके इमेजेस होंगे ब्लॉक के, ठीक है, मल्टीपल इमेजेस होंगे उस केस में। लेकिन अगर अनडू में एक्सपायर हो जाता है, तो बफर कैशे में से भी एक्सपायर हो जाएगा, एज आउट कर दिया जाएगा। नहीं, अपडेट नहीं, आप 2 अपडेट कंसेक्टिव आप चला रहे हैं कि डाटा के ऊपर, वो देखें उस केस में तो लॉक्स लगते हैं ना। आपने एक अपडेट स्टेटमेंट चलाई, तो आपकी जो इफेक्टेड रोज है वो लॉक हो जाएंगी, ठीक है। अब जब दूसरा यूजर चलाएगा, तो वो वेट करेगा। राइटर्स वेट फॉर राइटर्स एंड रीडर्स डू नॉट वेट फॉर राइटर्स एंड राइटर्स डू नॉट वेट फॉर रीडर्स, ठीक है। तो आप क्यूरी कर रहे हैं तो आप राइटर को ब्लॉक नहीं करेंगे, आप राइट कर रहे हैं तो आप क्यूरी वाले को ब्लॉक नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप राइट कर रहे हैं तो आप राइट करने वाले को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। कंफ्लिक्ट यहां पे आएगा, वहां पे फिर वो लॉकिंग के थ्रू उसको करेगा, रिजॉल्व करेगा। यूजिंग फ्लैशबैक डाटा आर्काइव, ओके, ये ऑप्शन अवेलेबल है 11G ऑनवर्ड,
सो आपके अनडू टेबल स्पेस में डाटा एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम तक रहता है, ठीक है। लेट्स से जितनी आपने रिटेंशन स्पेसिफाई की, आपने रिटेंशन स्पेसिफाई की 24 आवर्स, तो अनडू टेबल स्पेस के अंदर पुराना डाटा 24 आवर्स तक रहेगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जब आपका डाटा अनडू में जाता है, लेट्स से आपने डाटा चेंज किया, अपडेट किया या डिलीट किया या इंसर्ट किया, जो भी आपने डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म किया, आपने चेंज की और आपने कमिट कर दिया, तो क्या होगा? चेंज एंड कमिट के बाद आपका जो ओल्ड डाटा पड़ा हुआ है अनडू टेबल स्पेस के अंदर, अनडू टेबल स्पेस में डाटा तो पड़ा हुआ है लेकिन वो डाटा आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। नाउ आपने डाटा चेंज करके कमिट कर दिया, अनडू में पुराना डाटा पड़ा हुआ है लेकिन आप उसको उस डाटा को यूज करते हुए डायरेक्ट आप रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, आपको फ्लैशबैक टेक्नोलॉजीज यूज करनी पड़ती है। फ्लैशबैक टेक्नोलॉजीज करती क्या है कि आपने एक डाटा चेंज किया और कमिट कर दिया, तो फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी वो नॉर्मली आप डाटा क्यूरी करेंगे टेबल में से तो आपको कमिटेड डाटा दिखाएगा। कमिट के बाद अगर आप क्यूरी करेंगे तो लेट्स से आपने कमिट किया 9 बजे और 9:05 पे आप क्यूरी करते हैं तो आपको कमिटेड डाटा दिखाया जाएगा, लेकिन फ्लैशबैक के थ्रू आप अनडू में से डाटा रीड कर सकते हैं और फिर वो डाटा आप यूज करके बेस टेबल्स के ऊपर उस डाटा को अपडेट कर सकते हैं या आप रिवर्ट कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं उस पर्टिकुलर डाटा को प्रोडक्शन टेबल के ऊपर, या जी जी ये विद इन द रिटेंशन पीरियड ही कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आपको अनडू रिटेंशन उतनी रखनी चाहिए जितने पॉइंट इन टाइम के अंदर आप रिकवरी करना चाहते हैं। लेट्स से आपका एसएलए ये कहता है कि विद इन 24 आवर्स अगर कोई यूजर एक ऐसी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है जो कि अनवांटेड डाटा चेंज करती है और वो यूजर कमिट कर देता है, तो अगर आपको विद इन 24 आवर्स वो बता देता है तो आप रिवर्ट कर देंगे बगैर बैकअप रीस्टोर किए हुए। सो एसएलए होते हैं एक्चुअली। तो अगर आपका एसएलए ये कहता है कि आपको विद इन 24 आवर अगर आपको कुछ अनवांटेड चेंज की इंटीमेशन आ जाए तो आपको यू शुड बी एबल टू रिवर्ट। सो उस केस में आप अनडू रिटेंशन इस हिसाब से रखेंगे। सो अनडू टेबल स्पेस में डाटा आप जितनी रिटेंशन स्पेसिफाई करते हैं उतनी देर तक रहता है, प्रोवाइडेड कि आपने अनडू रिटेंशन जो है वो गारंटी रखी हुई है। बाय डिफॉल्ट नो गारंटी होती है, ठीक है जी। नहीं, टाइम देखें आपके लिए तो टाइम इंपॉर्टेंट है। आप जितना टाइम इंक्रीज करेंगे साइज डेफिनेटली इंक्रीज होता जाएगा, तो आपके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है जी। आप उस केस में फिर अनडू टेबल स्पेस में आपको स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, आपको डाटा फाइल्स ऐड करनी पड़ेगी, ऑटो एक्सटेंशन करनी पड़ेगी एंड सो ऑन। यू विल हैव टू डू दैट। आपको फिर सफिशिएंट स्पेस चाहिए फाइल सिस्टम के ऊपर। एरर आ जाएंगे, एरर आ जाएंगे। लेकिन जब तक वो उस पर्टिकुलर टेबल स्पेस में स्पेस है और फाइल्स आपने जितने साइज की दी हैं उनमें स्पेस है तो उतनी देर तक तो वो रिटेंशन वो उतना डाटा तो रिटेन रखेगा। उसके बाद अगर वो स्पेस का प्रेशर आएगा और स्पेस नहीं है फर्दर तो फिर उस केस में एरर आना शुरू हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, देखें वो आपने डाटा पंप जिस वक्त रन किया तो उस वक्त वो क्या करता है, वो क्यूरीज रन कर रहा होता है ना डेटाबेस के ऊपर, डाटा एक्सट्रैक्शन के लिए क्यूरीज रन कर रहा होता है। तो अब वो आपने एक पर्टिकुलर 9 बजे आपने रन किया, आपने डाटा उसके बाद आपकी डेटाबेस में डीएमएल्स भी हो रही हैं, तो 9 बजे वाली स्टेट का डाटा उठा के तो आपको डंप करेगा आपकी डंप फाइल के अंदर, ठीक है। तो अब लेट से वो डाटा रीड कर रहा है बहुत सारी टेबल्स में से और वो आप बहुत सारी टेबल में डाटा चेंज भी हो रहा है, साथ साथ अंडू में जा रहा है, वो कुछ डाटा अंडू में से लेके आ रहा होगा, कुछ डाटा आपके टेबल में से लेके आ रहा होगा। हाँ हाँ, मतलब डायरेक्टली यूज नहीं करता, मीन्स कि वो तो क्यूरीज ही चला रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी क्यूरी ने चाहे आपकी। जी जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपके पास एडवाइजर अवेलेबल है, आपको बताता है कि आपकी डेटाबेस में लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी कौन सी है और कितना टाइम।
सो एंड अनडू एडवाइजर एक्चुअली आपको बता रहा होता है कि आपकी लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी अभी तक उसने कौन सी डिटेक्ट की है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। अभी ये स्टार्ट होता है, फिर आपको मैं शो करा देता हूँ। हाँ, आपको स्पेस ऐड करनी चाहिए जी। नहीं नहीं, हो जाएगा फ्लश, लेकिन वो एक्चुअली आपको यू शुड नॉट वेट फॉर दैट, क्योंकि आपकी डेटाबेस के ऑपरेशन इफेक्ट होंगे, तो आपको स्पेस ऐड करनी चाहिए। एक्चुअली तो आपको प्रोएक्टिवली मैनेज करना चाहिए कि जैसे 80% स्पेस फुल हो जाए तो आपको फर्दर स्पेस ऐड कर देनी चाहिए, सो दैट कि यूजर्स को एरर ही ना आए। ओके, आगे चलते तो स्टार्ट हो जाए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ अनडू रिटेंशन एंड अनडू टेबल स्पेस में डाटा उतनी देर तक रहेगा जितनी आपकी अनडू टेबल स्पेस की रिटेंशन है। आप अगर डाटा फर्दर ज्यादा देर तक अपने पास रिटेन रखना चाहते हैं तो देन यू कैन यूज फ्लैशबैक डाटा आर्काइव। सो फ्लैशबैक डाटा आर्काइव में अनडू में जो डाटा जाता है वो फिर अल्टीमेटली फ्लैशबैक डाटा आर्काइव में चला जाता है, और इसकी रिटेंशन अप टू ईयर्स रखी जा सकती है। लेट्स से 5 ईयर्स 10 ईयर्स, उस केस में आपको स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन परफॉर्मेंस का ओवरहेड मिनिमल है इस केस में। So this is flashback data archive is a new feature that is introduced in 11G, and automated tracking of historical database changes enable at the table level with your specified retention period. All subsequent changes are transparently stored and tamper proof. Records older than the retention are automatically removed, and use flashback technologies to retrieve history. So पहले तो हम एक टेबल पे एक डीएमएल परफॉर्म करते हैं। तो आपने एक डाटा चेंज किया और कमिट कर दिया। अंडू रिटेंशन देख लेते हैं। सो अंडू रिटेंशन बाय डिफॉल्ट 15 मिनट्स होती है, 900 सेकंड्स में आप वैल्यू दे सकते हैं। और इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अगर आप देखें तो आपके पास अंडू एडवाइजर अवेलेबल है।
सो अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर में सर्वर के प्रॉपर्टी पेज पे आए एंड यहां पे आपके पास ऑटोमेटिक अंडू मैनेजमेंट का ऑप्शन है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के अंडर। सो इसमें सिस्टम एक्टिविटी पे अगर आप क्लिक करें तो आपको यहां पे दिखाएगा लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी। सो इस केस में द लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी इज 22 मिनट्स इस डेटाबेस के ऊपर। सो लॉन्गेस्ट रनिंग क्यूरी वो डिटेक्ट कर लेगा। आप उस हिसाब से आपको अंडू रिटेंशन स्पेसिफाई करनी चाहिए सो दैट कि यूजर्स को स्नैपशॉट टू वर्ड के एरर ना आए। यहाँ पे क्यूरी नहीं दिखाएगा, आपको सिर्फ टाइम दिखाएगा। क्यूरी फिर आपको देखनी पड़ेगी उस AWR में जाके। ओके, हमने वो जो डाटा अपडेट किया था, लेट्स से अगर हम डाटा क्यूरी करें टेबल में से, तो आपको ये डाटा अपडेटेड डाटा दिखा रहा है। आप प्रीवियस डाटा देखना चाहते हैं तो आप एज ऑफ टाइम स्टैम्प करके as of timestamp एंड टू timestamp करके आप डेट एंड टाइम दे दें। अब देखिए आपको प्रीवियस डाटा दिखा रहा है। इस केस में आपको डाटा करंट डाटा आपको टेबल्स में से ला के दिखा रहा है, यहाँ पे आपको प्रीवियस डाटा दिखा रहा है। सो एज ऑफ टाइम स्टैम्प करके आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस केस में मैंने सिस डेट में से 2 मिनट माइनस करके वो इसको डेट एंड टाइम दे दी। उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम का डाटा वो अनडू टेबल स्पेस में से आपको ला के दिखा रहा है। अब ये डाटा कितनी देर तक अवेलेबल रहेगा? जितनी देर आपकी अनडू टेबल स्पेस की रिटेंशन है। अब इस डाटा को यूज करते हुए आप बेस टेबल को अपडेट कर सकते हैं। सब क्यूरी में इसको यूज कर लें और आप बेस टेबल को इसकी बेस पे अपडेट कर लें। सो यू कैन डू दैट। और इससे आप रिटेंशन, अगर अनडू टेबल स्पेस की जितनी रिटेंशन है उससे ज्यादा देर तक अगर आप डाटा रखना चाहते हैं अपने पास एक पर्टिकुलर टेबल का या सेट ऑफ टेबल्स का, तो फिर आपको फ्लैशबैक आर्काइव क्रिएट करनी पड़ेगी। सो फ्लैशबैक आर्काइव 11G ऑनवर्ड अवेलेबल है। टू टाइम स्टैम्प करके सिस डेट -2 डिवाइडेड बाय 24 किया तो वो आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। वैसे किसी डेट में से एक नंबर सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें तो एक नंबर ऑफ डेज ऐड कर देता है। तो डिवाइडेड बाय 24 किया तो आवर्स में कन्वर्ट कर दिया उसने। फिर डिवाइडेड बाय 60 किया तो उसने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो सिस डेट में से, करंट डेट में से मैंने 2 मिनट्स माइनस करके वो जो डेट बनी है वो उसको मैंने पास किया, तो उस हिसाब से उसने मुझे डाटा दिखा दिया। आप एग्जैक्ट कोई डेट एंड टाइम भी पास कर सकते हैं। जी मैनुअली। अब ये सिर्फ क्यूरी किया है इसने, अपडेट नहीं किया है। हाँ जी अपडेट की स्टेटमेंट को अब ये क्या, इसके थ्रू एक नया टेबल बेशक बना लें, जैसे क्रिएट टेबल करके, क्रिएट टेबल एम एस, और आगे ये सब क्यूरी में ये क्यूरी दे दें आप। तो ये क्या करेगा, अब ये आपका अनडू का जो डाटा है वो, अब लेट से आप अभी डिसाइड नहीं कर पाए कि आपने अपडेट करना है, रिवर्ट करना है कि नहीं करना। सो आप जब तक डिसाइड करते हैं मे बी वो अनडू टेबल स्पेस में से वो एक्सपायर हो जाए,
तो आप क्या करते हैं, फौरन से एक टेबल क्रिएट कर लें, उस अनडू में से एक्सट्रैक्ट करके डाटा एक बेस टेबल के अंदर क्रिएट कर लें। फिर बाद में अगर आपने रिवर्ट करना है तो उसके थ्रू अपडेट की स्टेटमेंट जनरेट करके आप बेस टेबल के ऊपर अपडेट कर सकते हैं उसको। सो फ्लैशबैक आर्काइव क्रिएट करते हैं जी। आप कोई भी नाम दे दें फ्लैशबैक आर्काइव का, कोई भी टेबल स्पेस असाइन कर सकते हैं। रिटेंशन आप डेज में, मंथ्स में, ईयर्स में दे सकते हैं, ठीक है। सो आपकी फ्लैशबैक आर्काइव क्रिएट होगी। अब आप किसी टेबल पे फ्लैशबैक आप चाहते हैं कि उसकी हिस्ट्री, उसकी चेंजेस वो ट्रैक हों और ऑटोमेटिकली फ्लैशबैक आर्काइव के अंदर जाएं, तो आप ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम फ्लैशबैक आर्काइव, इनेबल नहीं है। सो अब इस टेबल पे जितनी भी डाटा चेंज होगा वो आपका प्रीवियस डाटा अनडू में जाएगा और फिर वो अल्टीमेटली अनडू से वो डाटा इस फ्लैशबैक आर्काइव में चला जाएगा। और इस फ्लैशबैक आर्काइव की रिटेंशन 1 ईयर है। तो आप इस फ्लैशबैक आर्काइव में से भी डाटा उसी तरीके से क्यूरी करेंगे जैसे आप एक फ्लैशबैक क्यूरी के थ्रू जैसे अनडू टेबल स्पेस में से क्यूरी करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एज ऑफ टाइम स्टैम्प दिया। तो अब एज ऑफ टाइम स्टैम्प में आप 1 साल के आप रिटेंशन जितनी है उस रिटेंशन के दौरान जो कोई भी आप टाइम स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम का डाटा आपको उस फ्लैशबैक आर्काइव में से शो कराएगा। अगर तो अनडू में अवेलेबल है तो अनडू से शो कराएगा, अदरवाइज वो फ्लैशबैक आर्काइव में से आपको वो डाटा उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम का दिखाएगा। ओके, देन आपके पास आप विल बी यूजिंग द फ्लैशबैक टेक्नोलॉजीज टू क्यूरी डाटा। फ्लैशबैक क्यूरी हमने देख लिया, क्यूरीज ऑल डाटा एट अ स्पेसिफाइड पॉइंट इन टाइम। फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी में सी ऑल वर्जन ऑफ अ रो बिटवीन 2 टाइम्स, सी द ट्रांजेक्शन दैट चेंज द रो। सो आप ट्रांजेक्शन भी देख सकते हैं। अब एक और दफा अपडेट करते हैं इस एम्प्लॉयज के टेबल को। सो अब आप करते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी कामा सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज वर्जन्स बिटवीन
उसकी लोअर वैल्यू पहले आएगी। तो अब ये देखें डिपार्टमेंट 20 में वो दोनों चेंजेस देख नहीं, आपको डाटा और पीछे लेके जाना पड़ेगा। जी जी, आप वर्जन XID भी देख सकते हैं और टाइम भी देख सकते हैं, इसमें कॉलम्स हैं। वर्जन XID मीन्स ट्रांजैक्शन आईडी आपको बताएगा। वर्जन XID सिंपली XID है। विल हैव टू सी, अब एक कॉलम, मल्टीपल कॉलम्स हैं, टाइम स्टैम्प का भी कॉलम है, वर्जन्स का भी कॉलम है, जो कि वर्जन XID मीन्स कि वो ट्रांजैक्शन आईडी आपको बताएगा। तो आपकी डिफरेंट रोज के अगेंस्ट वो डिफरेंट वैल्यूज आपको बता रहा होगा कि वो कौन सी रो किस वक्त चेंज हुई और कौन सी ट्रांजैक्शन एक्चुअली परफॉर्म हुई थी। तो आप दो टाइम्स के दरमियान एक पर्टिकुलर रो के ऊपर डाटा देख सकते हैं कि वो डाटा कब चेंज हुआ। तो यहाँ पे आप देखें, पहली जब चेंज हुई तो डाटा दिस वाज द डाटा फॉर दिस पर्टिकुलर रोज, एंड सेकंड चेंज के ऊपर डाटा ये था। सो आप दो टाइम्स के बिटवीन सारी चेंजेस देख सकते हैं सेट ऑफ डाटा के ऊपर थ्रू फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी। एंड फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी सी ऑल चेंजेस मेड बाय अ ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन ने कौन कौन से टेबल्स को अपडेट किया। नॉर्मली जब आप एक ट्रांजैक्शन रन करते हैं तो वो मल्टीपल टेबल्स को इम्पैक्ट करती है। तो उस केस में आप वो देखते हैं कि कौन कौन से टेबल्स को उसने इम्पैक्ट किया। यू कैन यूज फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी। अभी देखते हैं इसको। सो फ्लैशबैक क्यूरी अगर आप देखें तो सिलेक्ट इसमें आएगा आगे मेरे हमें वो कॉलम्स के नाम अवेलेबल है, इसमें आप देख सकते हैं। अगर आपने फ्लैशबैक क्यूरी यूज करना हो तो एज ऑफ टाइम स्टैम्प और कोई टाइम दे देते हैं आप, उस पर्टिकुलर टाइम का डाटा आपको अनडू टेबल स्पेस में लाके दिखाएगा। अगर अनडू टेबल स्पेस में अवेलेबल नहीं है और उस टेबल स्पेस पे फ्लैशबैक आर्काइव इनेबल हुई है तो उस केस में वो फ्लैशबैक आर्काइव से आपको वो डाटा दिखाएगा, इंपॉर्टेंट टेबल्स को। फिर वो जी जी, अगर उस पर्टिकुलर टेबल पे फ्लैशबैक आर्काइव इनेबल किया तो फिर वो फ्लैशबैक आर्काइव में से दिखाएगा। तो आप कुछ टेबल्स पे करते हैं जो इंपॉर्टेंट टेबल्स होते हैं ना, जो जिन पे आपका डाटा, हाँ, क्यों अगर एक पर्टिकुलर क्यूरियस में सारे टेबल्स हैं तो फिर उस केस में उन सारे टेबल्स पे वो फ्लैशबैक आर्काइव इनेबल होनी चाहिए, वरना नहीं दिखाएगा। डेटाबेस लेवल पे नहीं करते आप, एक्चुअली इंपॉर्टेंट टेबल्स के लिए करते हैं। ऐसे टेबल्स जिसमें लेट से फॉर एग्जांपल जिसमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है आपकी कोई, या आपका क्रिटिकल डाटा, तो आप उसको हिस्ट्री ट्रैक कर देते हैं। एक तो वो टेबल ड्रॉप नहीं हो सकता, हिस्ट्री ट्रैक टेबल जो है, और दूसरा आप उस टेबल को रीड ओनली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, ये वर्जन XID का कॉलम है। और भी कॉलम्स हैं, टाइम स्टैम्प के नाम से भी कॉलम है, जो कि आपको फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी में द वर्जन क्लॉज कैन नॉट बी यूज टू क्यूरी एक्सटर्नल टेबल्स, टेम्पररी टेबल्स, फिक्स टेबल्स एंड व्यूज। द वर्जन क्लॉज कैन नॉट स्पैम DDL कमांड्स। तो आपने एक DDL चला दी एक टेबल के ऊपर तो उससे पिछला टाइम आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। सेगमेंट श्रिंक ऑपरेशंस जो कि इंटरनल आपके ऑपरेशन है डेटाबेस के, और फिल्टर्ड आउट जो आपकी रिकर्सिव एसक्यूएल है वो आपको नहीं दिखाई जाती। ओके, देन आपके पास है जी फ्लैशबैक टेबल। Flashback table recovers a table to a specific point in time, and flashback table is an in-place operation. The database stays online. तो आप एक पर्टिकुलर टेबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे रिवर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उस टेबल पे सबसे पहले तो रो मूवमेंट इनेबल करते हैं।
सो रो मूवमेंट आपने इनेबल कर दी, तो आप एक टेबल को फ्लैशबैक टेबल एम्प्लॉयज टू टाइम स्टैम्प जी ये इनेबल करनी पड़ती है आपको। रो मूवमेंट से ये होता है कि वो रोज हो सकता है कुछ ब्लॉक्स पे से उठा के किसी दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट करते हैं, उस केस में रो आईडी चेंज हो जाती है। सो नॉर्मली एक रो की रो आईडी चेंज नहीं होती, अदरवाइज नहीं करेगा, एरर दे देगा आपको। रो मूवमेंट इज अ प्रीरेक्विजिट। सो एक पर्टिकुलर टेबल आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे उसने रिस्टोर कर दिया। जी एक्चुअली वो क्या करता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के हिसाब से अनडू टेबल स्पेस में देखता है कि डाटा उस पर्टिकुलर टाइम के बाद कितनी चेंजेस हुई, उन सारी चेंजेस को रिवर्ट कर देता है। वो रोज हो सकता है उस पर्टिकुलर चेंज की वजह से कोई रो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट होगी, वो दोबारा रिवर्ट करेगा उसको। देखिए उस पर्टिकुलर वो जो डाटा तो रिवर्ट कर देगा, सिंपली जो नया डाटा आया है, जो डाटा अपडेट हुआ है वो भी रिवर्ट करेगा। और ऐसी रो जो किसी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट हो गई थी वो आपके अपडेट की वजह से, वो उसको रिवर्ट करेगा। जी रो मूवमेंट इज प्री रेक्विजिट टू फ्लैश बैक अ टेबल टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। रो मूवमेंट और विल इनेबल द ओरेकल कि वो एक रो की रो आईडी चेंज कर सके, क्योंकि वो जब वो फ्लैश बैक करेंगे तो हो सकता है कि वो रो एक ब्लॉक से किसी दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट करनी पड़े उसे। तो जब एक रो एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में शिफ्ट होती है तो उसकी रो आईडी चेंज हो जाती है, तो वो करस्पॉन्डिंग इंडेक्स को भी अपडेट करेगा और उस रो की रो आईडी भी चेंज करेगा उस ब्लॉक के अंदर। सो रो मूवमेंट इनेबल होगी तो ये कर सकेगा, अदरवाइज रो चेंज नहीं हो सकती। सो लेट्स से आपने उस टेबल के ऊपर मेटलाइज व्यूज बनाए हुए हैं रो आईडी के बेस पे, तो फिर आप रो मूवमेंट नॉर्मली इनेबल नहीं करते। सो बाय डिफॉल्ट रो मूवमेंट इनेबल नहीं होती। नहीं, अनडू तो अवेलेबल है, अनडू के थ्रू आप क्यूरी कर सकते हैं, वर्जन क्यूरी कर सकते हैं, लेकिन एक टेबल को अब ये एक्चुअली आपको चेंजेस रिवर्ट करके दे रहा है। आप फ्लैशबैक टेबल कर रहे हैं ना, तो ये आपको जितनी चेंजेस आपने परफॉर्म की वो सारी चेंजेस खुद से ही रिवर्ट कर रहा है, आप सिर्फ क्यूरी करके नहीं देख रहे। तो चेंजेस रिवर्ट करने के लिए आपको रो मूवमेंट इनेबल होनी चाहिए। इसमें उसने खुद कर दिया, इसमें आपने टेबल को एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे रिवर्ट कर दिया, इसने सारी वो चेंजेस कर दी इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इस केस में देखें, अब उसमें दो इश्यूज हैं। अब फ्लैशबैक क्यूरी के थ्रू आप पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करके रिवर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के बाद सारी ट्रांजेक्शन रिवर्ट हो जाएंगी। तो लेट्स से आप 10 बजे के स्टेट पे इसको रिस्टोर करना चाहते हैं, तो 10 बजे से ऑनवर्ड जितना डाटा चेंज हुआ होगा वो सारा का सारा रिवर्ट हो जाएगा। सो आपने फिर वो देखना होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपने एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को रिवर्ट करना है या एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के बाद सारी ट्रांजेक्शन को रिवर्ट करना है। तो उस केस में फिर फ्लैशबैक टेबल आप यूज करेंगे। जी ये पूरे टेबल पे, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कैस्केड करना पड़ेगा आपको। कैस्केड करेंगे तो सारी रेलेवेंट जो ट्रांजेक्शन है उनको रिवर्ट करेगा। ये सारे अनडू में से उठाएगा, हाँ फिर एरर दे देगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेगा, नहीं करेगा, एरर दे देगा। उस केस में अगर वो लेट से उसको यस। सो आप जब भी फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी को जब भी यूज करेंगे तो आपने अनडू रिटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
हाँ, लेकिन आप देखें, आप जब आप फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो पर्टिकुलर टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं आप इसको इनेबल करेंगे। सो यू विल बी इनेबलिंग इट फॉर द होल स्कीमा। या पूरे स्कीमा में कोई भी किसी टेबल पे भी कोई भी चेंज हो तो आप इस तरीके से आपके पास ऑप्शन हो रिवर्ट करने के। अदरवाइज अगर ये ऑप्शन आपके पास ना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो ट्रेडिशनल बैकअप एंड रिकवरी के मेथड के थ्रू पॉइंट इन टाइम रिकवरी परफॉर्म करके वो ऑब्जेक्ट्स को रिकवर करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन को रिकवर करना पड़ेगा। सो जब आप फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी एडिशनल यूज करते हैं, बैकअप तो आप लेते ही लेते हैं, एडिशनली आप फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और उसमें फिर आपके पास आप वो फिर पूरी एप्लीकेशन के हिसाब से आप वो कंसिडर करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स और फिर उस हिसाब से उसकी साइजिंग भी करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कर सकते। अब एक डेटाबेस का साइज टेराबाइट्स में चला जाए ना तो फिर नहीं हो सकता, फिर पॉसिबल नहीं होता, इतनी स्पेस नहीं होती कि वो फिर आप कर सकें उसको। रीस्टोर के केस में अगर तो एक डाटा फाइल नेट से कुछ डाटा फाइल तो रीस्टोर हो गई थी, कुछ रीस्टोर हो रही थी, जो रीस्टोर हो गई वो तो ठीक है, जो रीस्टोर हो रही थी वो दोबारा से करनी पड़ेगी। रिकवरी के केस में जहां तक रिकवरी हो गई थी वो ठीक है, उससे उन्वर्ट दोबारा रिकवरी इनिशिएट करनी पड़ेगी। रीस्टोर क्रिटिकल है। रीस्टोर में लेट से 10 डाटा फाइल्स रीस्टोर होनी थी, 6 डाटा फाइल्स रीस्टोर हो चुकी हुई थी और 4 डाटा फाइल्स अभी एक चैनल था वो रीस्टोर कर रहा था। वो जो 4 डाटा फाइल्स है वो दोबारा से रीस्टोर होंगी, वो क्योंकि पार्सल फाइल थे वो भी डिस्क के ऊपर, वो आइडेंटिफाई कर लेगा। आप रिकवर करेंगे ना तो कहेगा ये फाइल सही नहीं है, आप सिर्फ वो वाली फाइल रिस्टोर करें। रिकवरी जब अगर फेल हो जाए दरमियान में तो रिकवरी में कोई इशू नहीं है, वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे रुकी है वहां से ओनवर्ड दोबारा रिकवरी की कमांड चलाएंगे, वहीं से शुरू हो जाएगी। जब आप जी जी देखें, बेशक एक चैनल आप माउंट स्टेज पे रिकवर डेटाबेस की कमांड चलाएं, वो आपको फाइल्स बता देगा कौन सी फाइल इनकंसिस्टेंट स्टेट में, आप उनको वो सारे उनको दोबारा रिस्टोर कर लें। लेट से 100 जीबी का टेबल है, अब 70 जीबी रिस्टोर हो चुका हुआ था, वो 30 जीबी रह गया था, तो इस केस में आप दोबारा से ऑल ओवर रिस्टोर तो नहीं करेंगे। उस केस में आप रिकवर की कमांड चलाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी फाइल थी, वो आप उनको दोबारा से रिस्टोर कर लेते हैं। ओके, using flashback table you can recover a table or tables to a specific point in time without restoring a backup, and data is retrieved from the undo table space to perform a flashback table operation. You require the flashback any table or flashback object privilege on the specific table. या तो ओनर हो आप ऑब्जेक्ट के या फिर आपके पास ये फ्लैशबैक एनी टेबल की प्रिविलेज होनी चाहिए। सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड ऑल्टर प्रिविलेजेस ऑन द टेबल टू बी फ्लैशबैक आर रिक्वायर्ड. You must enable row movement on the table that you are performing the flashback operation on. So row movement is prerequisite. row movement enable नहीं होगा तो आप flashback नहीं कर सकेंगे। So flashback आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हैं एक टेबल को, और कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। So इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू अगर आपने करना है तो रिकवरी के ऑप्शन के थ्रू करेंगे। So इंटरप्राइज मैनेजर में अवेलेबिलिटी के टैब पे आएंगे, सो इंटरप्राइज मैनेजर में अवेलेबिलिटी के टैब पे आप परफॉर्म रिकवरी के ऑप्शन को यूज करते हुए एक टेबल स्पेस एक टेबल लेवल पे रिकवरी परफॉर्म कर सकते हैं। तो परफॉर्म रिकवरी में आप इंटरप्राइज मैनेजर में जाएंगे, सो डेटाबेस शुड बी इन आर्काइव लॉग मोड, अदरवाइज वो ऑप्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। रिकवरी स्कोप में आप टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और फ्लैशबैक एग्जिस्टिंग टेबल्स या फ्लैशबैक ड्रॉप टेबल तो आपका पास ऑप्शन आ जाएगा। रिकवर करते हैं इसको, टेबल का नाम, टाइम स्टैम्प दे दें, किस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे उसको आपने फ्लैशबैक करना है। जी ये वो फ्लैशबैक टेबल ही है, आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। सो जिन जिन टेबल्स को आप करना चाहें वो सारे टेबल्स एक आप ऐड कर सकते हैं इसमें। कैस्केड करेंगे तो सारे डिपेंडेंट टेबल्स के ऊपर भी कर देगा, जैसे आपने कहा था कैस्केड के ऑप्शन के थ्रू करना पड़ेगा उस केस में। और इस केस में फिर अगर आपको सारे टेबल्स का उसको डाटा मिल जाएगा उसको अंडू में, तो फिर वो फ्लैशबैक करेगा, अदरवाइज वो एरर दे देगा।
इनेबल की थी हमने। सो अभी ये देखिए उसने ट्रांजेक्शन रिकवर आपको बता दी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन उसने डिटेक्ट की हैं और कौन सी ट्रांजेक्शन आप रिवर्ट करना चाहते हैं। तो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई थी 10:35:43 पे, एक्चुअली एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन एज आउट हो गई है फ्लैशबैक में से, अनडू टेबल स्पेस में से। तो उसने ये ट्रांजेक्शन एक ट्रांजेक्शन में ये 2 रोज अपडेट हुई थी और ये आपको पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम उसने बता दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई थी, और SCN नंबर भी आपके पास अवेलेबल है। रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसको जी। सो उसने पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे स्लैश बैक कर दिया। मैं कैस्केड का ऑप्शन इसलिए यूज किया होता, इसलिए उसने वो एरर दिया था। इस केस में आप okay, the flashback table considerations. The flashback table command executes as a single transaction acquiring exclusive DML logs. Statistics are not flashback. Current indexed and dependent objects are maintained. Flashback table operation cannot be performed on system tables, cannot spam DDL operations and generate undo and redo. So it will also generate the undo and redo data. ओके, देन आपके पास है जी फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी। फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी के थ्रू आप सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस को या एक ट्रांजैक्शन को आप रिवर्ट कर सकते हैं। सो यूजर ने एक लेट से एक डीएमएल स्टेटमेंट चला दी और उसने डाटा अपडेट करके कमिट कर दिया या डिलीट करके कमिट कर दिया। सो नाउ डीबीए विल यूज अ फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी टू रिवर्ट दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। वो जितनी भी चेंजेस इन टेबल्स के ऊपर हुई हैं वो सारी चेंजेस को रिवर्ट करेगा। सो डीबीए विल बी यूजिंग फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी का पैकेज है, उसके थ्रू वो इसको कॉल करेगा, या फिर इंटरप्राइज मैनेजर में इंटरफेस अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सो इंटरप्राइज मैनेजर में यूज करते हैं इसको। अवेलेबिलिटी के टैब पे जाएं और उसमें परफॉर्म रिकवरी, और इसमें आप स्कोप जो है वो ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई कर लेंगे। रिकवर करते हैं। अच्छा, फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी परफॉर्म करने के लिए आपको एक तो डेटाबेस लेवल पे सप्लीमेंटल लॉग डाटा इनेबल होना चाहिए और सप्लीमेंटल लॉग डाटा विद प्राइमरी कीज इनेबल होना चाहिए। इनेबल कर लेते हैं और फिर डिस्कस करते हैं इसके। सो सप्लीमेंटल लॉग डाटा क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट आपके अनडू रीडू में जब आप कोई डाटा मॉडिफाई करते हैं तो रीडू में जो डाटा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ चेंज वेक्टर होगा। चेंज वेक्टर, लेट से आप एक पर्टिकुलर रो में एक कॉलम चेंज कर रहे हैं तो उस कॉलम की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो जाएगी और एड्रेस जाएगा, रो आईडी जिसको कहते हैं। ये दो इंफॉर्मेशन जाती है रीडू के अंदर। अगर आप सप्लीमेंटल लॉग डाटा इनेबल करते हैं तो फिर इस पर्टिकुलर जो रो आप चेंज कर रहे हैं इस रो में बहुत सारे कॉलम्स की वैल्यूज आपकी फिर रीडू में जाएंगी। रीडू जनरेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। फिर इस केस में अगर उस टेबल में प्राइमरी की है
तो फिर प्राइमरी की वैल्यू भी जाएगी। बेशक प्राइमरी की अपडेट नहीं हो रही, आप सैलरी अपडेट कर रहे हैं, तो उस केस में एम्प्लॉयज के टेबल में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी किया तो एम्प्लॉय आईडी भी साथ जाएगी अंडू के अंदर, रीडू के अंदर, और उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू भी जाएगी जो आप चेंज कर रहे हैं उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि एक रो आईडी चेंज हो सकती है। बाय डिफॉल्ट आपकी रीडू में जो डाटा जाता है वो एक पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू और उसकी रो आईडी जाती है, लेकिन रो आईडी चेंज हो सकती है। अगर आप उस टेबल को मूव करें किसी और टेबल स्पेस में, या उसी टेबल स्पेस में मूव कर लें, या उसमें रीऑर्गेनाइजेशन चला दें, तो वो रो किसी रो की रो आईडी चेंज हो सकती है। सो लॉग माइनर जो है ओरेकल का जो टूल है, उसने आपको रिवर्ट एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए डीएमएल जनरेट करके देनी होती है। तो उसको फिर वो एक रो, द लॉग माइनर शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली, सो दैट के वो उस पर्टिकुलर रो के अगेंस्ट आपको अपडेट या डिलीट की स्टेटमेंट आपको जनरेट करके दे सके। तो इस केस में आप सप्लीमेंटल लॉग डाटा इनेबल करते हैं डेटाबेस लेवल पे। सप्लीमेंटल लॉग डाटा सिंपली इनेबल करेंगे तो एक टेबल के साथ मोस्टली कॉलम्स जाएंगे अंडू के रीडू के अंदर, और अगर उस टेबल में प्राइमरी कीज हैं और प्राइमरी की कॉलम लेवल पे आपने सप्लीमेंटल लॉग डाटा ऐड किया, तो फिर प्राइमरी की कॉलम्स की वैल्यूज आएंगी उस पर्टिकुलर डाटा के साथ जो चेंज हो रहा है, सो दैट के वो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। ओके, हमने इनेबल कर लिया सप्लीमेंटल लॉग डाटा टेबल लेवल, डेटाबेस लेवल पे। आपने टेबल मूव किया, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ही की, अदरवाइज नॉर्मली, या फिर आपने फ्लैशबैक का कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसमें एक रो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगी, उस केस में रो आईडी चेंज हो सकती है। फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन करते हैं जी, रिकवर, टाइम रेंज आप बता सकते हैं, इस वक्त देते हैं जी हमारे सिस्टम पे टाइम क्या हुआ है। ठीक है, लास्ट 1 आवर की जितनी चेंजेस हैं वो हमारे पास रीडू में अवेलेबल होंगी, और फिल्टर में हम दे देते हैं जी टेबल का नाम HR.employees दे देते हैं। अब ये लॉग माइनर यूज करेगा और आपकी रीडू लॉग फाइल्स को, आर्काइव्स को माइन करेगा और ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करेगा। अच्छा, बैक करते हैं, हमने यूजर नहीं दिया था। ओके, हम ये निकाल देते हैं ये दोनों चीजें, ताकि सारे जितना भी डाटा चेंज हुआ वो आपको सारी चेंजेस माइंड करके दिखाए। सो उसने देखें ये सारी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई कर ली, ये यूनिक ट्रांजैक्शन आईडीज हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर परफॉर्म हुई थी। ये अननोन जो ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे ये देखें 2 रिकॉर्ड्स अपडेट हुए, ये आपके जो अपडेट हुए थे ये ट्रिगर्स फायर हुए, आपने एक टेबल पे आप बल्कि ये फ्लैशबैक हिस्ट्री में जाके मेंटेन हुए, और ये 2 रिकॉर्ड आपके अपडेट हुए थे। इस पे ट्रांजैक्शन को फर्दर देख लेते हैं। ये भी फ्लैशबैक की जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उसने डिटेक्ट की, और देखिए हमने वो नहीं किया ना, जो ऑप्शन स्पेसिफाई किया हमने यहाँ पे यूजर का नाम नहीं दिया कि कौन से यूजर से ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो तो सिर्फ वो दिखाई। लेट्स से हम यहाँ पे अगर सिर्फ HR कर देते हैं, आई थिंक हमने HR से वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म की थी। वो जो इंटरनल ऑपरेशन है ना, हमने जो फ्लैशबैक ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, तो फ्लैशबैक्स भी आपकी रीडू एंड अनडू जनरेट करती है, तो इसलिए वो आपको वो दिखा रहा है। दोबारा करते हैं,
ओके, इट शुड बी स्कीमा नेम HR डॉट परसेंटेज कर देते हैं। ओके, अब इस केस में देखें, अब ये जो उसने इंटरनल बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी कैप्चर कर लिए हैं, हमने फ्लैशबैक आर्काइव इनेबल की थी तो वो भी उसने कैप्चर किया, रीडू में से फ्लैशबैक आर्काइव हमने क्रिएट की थी उसके लिए, उसने भी वो सारे कैप्चर कर ली। और ये स्टेटमेंट्स, पर्टिकुलर स्टेटमेंट सिस यूजर से जो परफॉर्म हुई थी, वो जो यूजर जो HR यूजर से जो परफॉर्म हुई वो उसने डिटेक्ट नहीं की। वो जी HR से किया था। लॉग्स भी चेक कर लेते हैं, मे बी वो आर्काइव अभी जनरेट नहीं हुई हो। दोबारा से परफॉर्म करके देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन लेवल रिकवरी परफॉर्म करते हैं। रिकवर टाइम हम दे देते हैं लेट्स से 950 ऑनवर्ड टाइम दे देते हैं। एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन हमने रिवर्ट कर दी थी, इसलिए वो रीडू में वो ट्रांजैक्शन नहीं आ रही, क्योंकि हमने फ्लैशबैक एक टेबल को फ्लैशबैक कर दिया था पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे, तो वो ट्रांजैक्शन इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो रिवर्ट ऑलरेडी रिवर्ट हो चुकी हुई थी, इसलिए वो ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है, तो हम एक नई ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं और उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। अब दोबारा परफॉर्म करके देखते हैं जी। परफॉर्म रिकवरी, ट्रांजैक्शन रिकवर। सो इस वक्त सिस्टम पे टाइम है जी 8 मिनट हुए। सो ये देखिए उसने ये ट्रांजैक्शन डिटेक्ट कर लिया। अपडेट की स्टेटमेंट, सो अगर आप ये देखें ये ट्रांजैक्शन डिटेक्ट कर ली है, इस ट्रांजैक्शन पे अगर आप क्लिक करें फर्दर डिटेल्स आप देख सकते हैं कि अपडेट की स्टेटमेंट चली थी और एम्प्लॉयज की सैलरी, तो आपको ये रिवर्ट करने की स्टेटमेंट जनरेट करके दे देगा। सो अगर आप इस ट्रांजैक्शन को रिवर्ट करना चाहें, सो सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन बैकआउट होगी सक्सेसफुली, और आपका वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट या पर्टिकुलर डाटा जिन जिन टेबल्स में चेंज हुआ होगा वो सारा का सारा डाटा रिवर्ट हो जाएगा इससे।
Okay, flashback transaction query considerations. DDL commands are seen as data dictionary updates, क्योंकि आप जब भी कोई DDL स्टेटमेंट इशू करते हैं तो बैकएंड पे डाटा डिक्शनरी के लिए वो एक DML स्टेटमेंट होती है, ठीक है. एंड फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन क्यूरी ऑन अ ट्रांजेक्शन अंडरलाइन और DDL कमांड डिस्प्लेज द डाटा डिक्शनरी चेंजेस. वो भी आपको दिखाएगी, जैसे हमने वो देखा, वो सारे इंटरनल चेंजेस भी आपको दिखा रहे हैं अगर आप उसको फिल्टर आउट नहीं करते. ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट्स अपीयर एज ऑब्जेक्ट नंबर्स एंड ड्रॉप्ड यूजर्स अपीयर एज यूजर आइडेंटिफायर्स. तो किस यूजर ने वो पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म किया था, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर किया था, वो ऑब्जेक्ट के नाम भी आते हैं. अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है और अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो गया हुआ है तो फिर ऑब्जेक्ट का नंबर आएगा और यूजर का आइडेंटिफायर या यूजर की आईडी आएगी उस केस में. फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन use flashback transaction to reverse a transaction and dependent transactions. Oracle database determines the dependencies between transactions and in effect creates a compensating transaction that reverses the unwanted changes. Actually एक ट्रांजेक्शन को रिवर्ट करने के लिए Oracle एक और ट्रांजेक्शन क्रिएट करता है जो कि उसको रिवर्ट करती है. As supplemental logging must be enabled and select flashback and DML privileges on all affected tables must be granted. सो नॉर्मली एक ओनर कर सकता है टेबल को के ऊपर एक ट्रांजेक्शन को रिवर्ट बैक, या फिर एक DBA कर सकता है किसी भी टेबल के ऊपर किसी ट्रांजेक्शन को रिवर्ट. फ्लैशिंग बैक अ ट्रांजेक्शन, यू कैन फ्लैश बैक अ ट्रांजेक्शन बाय यूजिंग इंटरप्राइज मैनेजर और बाय यूजिंग द DBMS and उसको फ्लैशबैक डॉट ट्रांजेक्शन बैकआउट प्रोसीजर. Enterprise manager uses the flashback transaction wizard which calls the DBMS and उसको flashback dot transaction background procedure with no cascade option. आप अगर एडवांस ऑप्शंस कॉन्फ़िगर करें तो कैस्केड कर सकते हैं. इफ द PL/SQL calls finishes successfully, it means the transaction does not have any dependencies and a single transaction is backed out successfully. So अगर डिपेंडेंसीज हैं तो फिर आपको कैस्केड ट्रू के साथ करना पड़ेगा. After choosing your backout operation, the dependency report is generated in the flashback transaction state and DB and उसको flashback transaction report views. रिव्यू द डिपेंडेंसीज, देन आप वो ट्रांजेक्शन को बैकआउट करते हैं. कमिट द चेंजेस टू मेक देम परमानेंट एंड रोल बैक टू डिस्कार्ड द चेंजेस. अब अगर आप कमांड लाइन से कर रहे हो प्रोसीजर के थ्रू तो फिर आपको खुद से कमिट करना पड़ेगा. अगर आप इंटरप्राइज मैनेजर के थ्रू कर रहे हैं तो एक्चुअली वो ट्रांजेक्शन को रिवर्ट भी कर देगा और वो ऑटो कमिट हो जाएगा. बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अनडू बेस्ड फ्लैशबैक क्यूरी एंड फ्लैशबैक टेबल. यूज अनडू एडवाइजर इन द इंटरप्राइज मैनेजर टू obtain recommendations on available undo retention for various sizes. So आप undo retention कितनी रखेंगे तो आपको कितनी स्पेस चाहिए होगी, वो वर्कलोड के हिसाब से आपको वो बताएगा, ग्राफ में बताएगा कि कितनी undo retention रखेंगे तो स्पेस कंजप्शन कितनी हाई हो जाएगी. यूज फिक्स्ड साइज undo retention is automatically tuned for best possible retention based on table space size and the current system load. अगर आप फिक्स साइज टेबल स्पेस यूज करते हैं तो undo retention Oracle ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है उस हिसाब से. Be aware of DDL restrictions not possible to query in the past if table structure is modified. So DDL statement आप अगर एक टेबल पे इशू कर देंगे तो उससे प्रीवियस चेंजेस फिर आप undo में से नहीं क्यूरी कर सकते आप. Okay, then the next flashback technology is flashback drop and the recycle bin. By default आपकी डेटाबेस में recycle bin ऑन होता है. सो रिसाइकल एंड उसको बिन का पैरामीटर बाय डिफॉल्ट ये ऑन होगा. अगर आप कोई टेबल ड्रॉप करते हैं सो लेट्स से आपने एक टेबल ड्रॉप किया, एक्चुअली ओरेकल इस टेबल को ड्रॉप नहीं करता, आप उसको उसका नाम चेंज कर देता है. बिन $साइन और आगे एक यूनिक आईडी जनरेट करके उस टेबल को नाम दे देता है. सो एक्चुअली टेबल ड्रॉप नहीं होता. आप इस टेबल को जो ड्रॉप टेबल है उसको आप रिवर्ट कर सकते हैं जब तक कि ये अवेलेबल है, जब तक कि ये रिसाइकल बिन में अवेलेबल है. तो अगर आपने इसको रिवर्ट करना हो, फ्लैशबैक टेबल M2 बिफोर ड्रॉप, तो ड्रॉप से पहली वाली स्टेट में मीन्स कि वो दोबारा उसका नाम ओरिजिनल नाम उसका कर देगा.
सो आप इस तरीके से एक टेबल को ड्रॉप टेबल को रिवर्ट कर सकते हैं। सो जब आप एक टेबल ड्रॉप करते हैं तो उसी पर्टिकुलर टेबल स्पेस की डाटा फाइल्स के अंदर ही उसको स्पेस एलोकेटेड रहती है। लेट्स से जो एक्सटेंट्स एलोकेटेड है उस टेबल को वो एक्सटेंट एज इट इज एलोकेटेड रहेंगे। अब लेट्स से उस टेबल स्पेस की डाटा फाइल पे स्पेस का प्रेशर आता है, तो उस केस में फिर वो जो ड्रॉप टेबल्स हैं उनके एक्सटेंट्स को वो पर्च करेगा, फिर वो आप उस टेबल को अनड्रॉप नहीं कर सकते। लेट्स से डिपेंड करता है कि आपके वो ड्रॉप टेबल्स कितनी देर तक उस टेबल स्पेस में रहता है। अगर टेबल स्पेस का प्रेशर नहीं आता लेट्स से फॉर नेक्स्ट 30 डेज, तो आपका टेबल 30 डेज तक आपका वो टेबल अवेलेबल रहेगा टेबल स्पेस के अंदर, अनलेस कि आप उसको खुद से मैनुअली पर्ज ना कर दें। सो आप जी हाँ, आपको साइज रिड्यूस नहीं नजर आएगा डाटा फाइल का, लेकिन एक्चुअली वो स्पेस वहां से रिलीज नहीं हो जाएगी। ओरेकल क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली वो स्पेस फिर री यूज कर लेगा, नए ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करेंगे, नया डाटा इंसर्ट करेंगे टेबल्स के अंदर, तो फिर टेबल स्पेस पे स्पेस का प्रेशर आएगा तो ऑटोमेटिकली फिर वो पर्च हो जाएंगे। तो आप अगर कोई टेबल बाईपास करना चाहते हैं रिसाइकल पिन से, तो ड्रॉप टेबल का नाम कैस्केड के ऑप्शन के साथ करें, तो वो क्या करेगा, वो टेबल का नाम टेबल को बाईपास कर देगा रिसाइकल पिन से। जी नहीं, सिर्फ स्पेस नहीं, इसकी कोई रिटेंशन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस है। जी पहले से ऑन होनी चाहिए। अगर आपने ड्रॉप कर दिया और रिसाइकल बिन ऑफ था, वो तो ड्रॉप कर देगा। इस केस में वो रीनेम करता है। अब अगर आप ड्रॉप करेंगे टेबल को, नहीं ये अनडू से नहीं हो रहा, ये वो एक्चुअली टेबल का नाम चेंज हो रहा है सिंपली। जब आप उसको रिवर्ट करते हैं तो वो वापस ओरिजिनल नाम पे उसको ले आता है। नहीं, फिर नहीं रिकवर होगा, फिर ड्रॉप टेबल रिकवर नहीं होगा, फिर आपको रिकवरी करनी पड़ेगी। नहीं देखें, फ्लैशबैक की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है ना, सिर्फ फ्लैशबैक की सिर्फ अनडू पे रिलाई नहीं करती। ये एक फ्लैशबैक की टेक्नोलॉजी है जो कि रिसाइकल बिन पे रिलाई करती है ये फ्लैशबैक का पार्ट, लेकिन दैट डज नॉट रिलाई ऑन द अनडू। सो सारी फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी अनडू पे रिलाई नहीं करती। So this flashback technology relies on the recycle bin. So आप show recycle bin के थ्रू जी जरूर ऑन करनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट्स में देखें इसका कोई इंपैक्ट नहीं है ना, परफॉर्मेंस इंपैक्ट भी नहीं है, स्पेस भी इंपैक्ट नहीं है, तो आपको ये जरूर ऑन करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट वैसे ऑन होता है, लेकिन ये ऑन होना चाहिए, ऑन ही रहना चाहिए। शो रिसाइकल बिन अगर आप करके देखें तो आपको दिखाएगा कि कौन सा टेबल ड्रॉप हुआ, उसका रिसाइकल बिन नेम क्या है, टेबल ऑब्जेक्ट टाइप क्या है और किस वक्त ड्रॉप हुआ था, तो आपको सारी डिटेल्स आपको बताएगा। तो आप फिर रिवर्ट कर सकते हैं वो ड्रॉप टेबल्स को एज लॉन्ग एज के वो अवेलेबल है उस पर्टिकुलर टेबल्स पे, फिर बाईपास हो जाएगा, फिर नहीं आएगा, फिर बाईपास हो जाएगा। नहीं, फिर आप नहीं कर सकेंगे, फिर आपको पार्शियल रिकवरी करनी पड़ेगी। तो कौन कौन सी फ्लैशबैक टेक्नोलॉजीज अनडू डाटा यूज करती हैं? फ्लैशबैक टेबल है, फ्लैशबैक क्यूरी, फ्लैशबैक वर्जन क्यूरी एंड फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन क्यूरी। फ्लैशबैक ड्रॉप जो है वो रिसाइकल बिन यूज करता है। फ्लैशबैक डेटाबेस जो है वो फ्लैशबैक लॉग्स को यूज करता है। जी वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में फ्लैशबैक डेटाबेस है, पूरी डेटाबेस पे आप फ्लैशबैक कैसे ऑन कर सकते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। टू यूज फ्लैशबैक डेटा आर्काइव यू मस्ट इनेबल फ्लैशबैक आर्काइविंग फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग्स, द एंटायर डेटाबेस, अ स्पेसिफिक टेबल स्पेस, अ स्पेसिफिक टेबल। आप टेबल लेवल पे फ्लैशबैक आर्काइव इनेबल कर सकते हैं। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।